अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अमान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज स्टूडियोज़ में हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बहुत मायनाज फ़ोटोग्राफ़र हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के माहिर उस्ताद हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग भी करते रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी और फ़िल्म मेकिंग के हवाले से। एमफ़िल किया हुआ है, बीएस किया हुआ है मीडिया स्टडीज़ में। तो चलते हैं इनसे और इनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया है। जी, शुएब यूसुफ़, जी, स क्या हाल है आपके सर? मैं ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। हमें बताएँ कि आपका फ़ोटोग्राफ़ी का सफ़र कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट हुआ? फ़ोटोग्राफ़ी का सफ़र हुँ, ये ना चाहते हुए स्टार्ट हुआ ओके, क्योंकि जब इंटर मैट्रिक वग़ैरह किया था, तो उस वक़्त ना थोड़ा ग्राफ़िक्स का शौक हुआ था। ओके, तो कंप्यूटर पे मैं ग्राफ़िक्स खुद ही किसी दोस्त से सीखता था, साथ में ग्राफ़िक का कुछ डिज़ाइन बनाता था। घर वालों को पता लगा कि इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो बड़े भाई का प्लान था कि इसको फिर मीडिया स्टडी की तरफ लेके जाते हैं। तो उस दौर में 2003-4 में मीडिया स्टडी कोई ख़ास हो नहीं रही थी। एक आधा इंस्टीट्यूट था जो करवा रहा था, अरीना मल्टीमीडिया था, पर उनकी डिग्री का कोई इश्यूज़ थे। ओके, इस वजह से फिर कोई और मीडिया ये फ़िल्म मेकिंग में कोई करवा नहीं रहा था, तो ग्राफ़िक डिज़ाइन में एडमिशन लेना पड़ा मुझे, ओके। बैचलर। उस दौरान फिर इंटर एनसीए में तो हो रहा था मेरे ख़्याल में। नहीं, अभी उस वक़्त नहीं शुरू हुआ सब था। शुरू नहीं हुआ। तो उसके बाद हुआ था, 1 साल 2 साल बाद शुरू हुआ था एनसीए में फ़िल्म की स्टडी स्टार्ट हुआ। तो उस दौरान मैं फिर ग्राफ़िक डिज़ाइन में एडमिशन ले चुका हुआ था, हुनरकदा इंस्टीट्यूट में मैं जा रहा था। तो उसके बाद फिर साथ में इंटर्नशिप शुरू की थी ज़ैदिस फ़ोटोग्राफ़र्स में। ओके। तो फिर वो जो माल रोड पे बड़ी मशहूर। हाँ जी, माल रोड पे मशहूर है, उनको 100 ईयर से ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो वहाँ शुरू की थी, तो फिर वहाँ से मैं सॉफ्टवेयर्स का मुझे थोड़ा-सा नॉलेज था। तो उन्होंने फिर ग्राफ़िक्स का काम उधर शुरू किया, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की सीखनी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से फिर इसकी तरफ रुझान शुरू हुआ। स्टार्ट में तो मुझे एबीसीज़ की कुछ पता नहीं थी। मैं जस्ट फ़ोटोशॉप पे एडिटिंग ही करता था, उनकी प्रिंटिंग वगैरह इस तरीके से। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्टूडियो में जब गया इंटरेस्ट लिया। एडिटिंग से तस्वीरें खींचने तक का सफ़र हुँ। कैसे था? क्यों शौक पैदा हुआ? ये दोनों डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं मेरे ख़्याल में। एडिटिंग और चीज़ है तो टोटली डिफरेंट है, वही बता रहा हूँ कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मेरा। मुझे एबीसी इसकी क्या एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी नहीं पता था। हुआ ये कि जब मैं स्टूडियो में जाता था तो हेल्प आउट करता था उनका, तो हल्का-सा देख के होता था, तस्वीरें खिंचवाने का शौक पहले स्टार्ट हुआ कि पहले मैं नेट से तस्वीरें पोज़ मॉडलिंग का शौक हाँ, हुआ आपको? फिर वो तस्वीरें शूट करवाई। उसके बाद मैं मेरे इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे बुलाया जब डिग्री कंप्लीट हो गई हुनर उसके खुदा बाद में। हुनरकदा वालों। उन्होंने मुझे कहा कि आप जब एक स्टूडियो जाते हो, उनको यही था क्योंकि ना जब मैं कॉलेज में होता था तो सब यही कहते थे ये स्टूडियो जाता है इसको कैमरा पकड़ा देते थे। बाई चांस तस्वीरें अच्छी आ जाती थी। उनको था कि इसको फ़ोटोग्राफ़ी आती है। तो आपके अंदर पैदाइशी एक फ़नकार था। पता नहीं वो ऑटोमेटिक था या क्या था, ये इसका ना कुछ नहीं कह सकते, या अल्लाह की तरफ से ही था। वही मतलब कि तो वो बस तस्वीरें अच्छी आ जाती थी, उनको ये था इसको गॉड गिफ्टेड आपके पास सलाहियत हाँ, ही थी। वो आ गई बस। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में आपके क्लासेस करवाओ, वर्कशॉप करवाओ। ओके। वो अब उससे पहले ये था कि जो मेरे उस्ताद थे, जिनसे मैंने नॉलेज लिया, उनसे पूछा, जो शायद ज़ादी साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत अल्लाह नसीब ताला करे, रहमत करे। वो पढ़ाते थे लम्ज़ में, तो वो मैं एज़ ए असिस्टेंट उनके साथ जाया करता था उधर। मैं सिर्फ़ वहाँ फ़ोटोशॉप का बताना होता था, वो कहते थे तो मैं ऑपरेट कर रहा होता था। तो वहाँ से मैंने जब वो पढ़ाते थे, तो उधर से वही चीज़ें साथ-साथ खुद भी सीखना शुरू किया कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो फिर कनेड में भी पढ़ाते थे। तो जब कनेड में भी जाके उनके साथ एज़ ए असिस्ट किया, तो उनके जो स्टूडेंट्स वीडियोज़ वगैरह बनाते थे, तो वो फिर हमें भेजते थे, मुझे और एक और एम्प्लॉयी होता था उधर ज़ैदिस का, तो हमें भेजते थे। वहाँ फिर हम उनके कैमरा ऑपरेट करते थे, फिर वीडियो एडिटिंग का भी बच्चों को बताते थे। तो बस वहाँ से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर हुनरकदा में पहली वर्कशॉप करवाई, 2000 फ़ोटोग्राफ़ी की हवाले से। फ़ोटोग्राफ़ी की वर्कशॉप 2005-6 की बात है। 2005 उस टाइम आपके पास क्या अपना नहीं सॉरी, था? 5-6 की बात नहीं है, ये तकरीबन 9-10 की बात 9-10 होगी। की बात है। क्योंकि 8-9 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो उसके साल के बाद ये जाना शुरू हुआ। पहला कैमरा आपने अपना ज़ाती कौन-सा लिया? ज़ाती पहला कैमरा तो मैंने 60 डी लिया, 60 डी लिया, कैनन कैनन का। कैनन का। उससे पहले जो था ना, मैं लोगों के कैमरे पे ही हाथ साफ़ करता होता था। इवन जब मैं वर्कशॉप करवा रहा था, तब भी मेरे पास कैमरा नहीं था। हुँ, तो जो स्टूडेंट्स थे, तो उनके कैमरे के साथ ज़रा वो हाथ सेट वगैरह किया, ऑफ़िस का कैमरा था, उस पे किया। एक
पहले ना यूज़्ड में कैमरा लिया था 40D, हमारे वो भी जो कैनन का ही था। कैनन का ही था, तो 40D लिया, वो 25,000 का लिया था उस वक़्त यूज़ में। वो थोड़ा सही यूज़ किया, तो उसके बाद वो सेल आउट कर दिया। तो सोनी का फिर एक कैमरा आया था, साइबर शॉट कैमरा था, उसका मॉडल याद नहीं आ रहा, वो लेंस फिक्स ही होता था उस लेंस, इस लाइन से रहा था। तो उसके ऊपर कुछ काम किया। फिर उसके बाद ना एक कंपटीशन आया था लिटिल आर्ट वालों की तरफ से ना ऑनलाइन, ये आपने ना उसमें था सनराइज़ की तस्वीरें अपनी पोस्ट करें, तो मैंने कुछ शूट की हुई थी उस वक़्त, तो वो मैंने पोस्ट की, तो बाय चांस समझ लें कि या क्या था कि मैं लाहौर से विनर मैं हो गया था उस, ऑलराइट। ठीक है, वो एफएलआई कंपटीशन मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मैं विनर हो गया। उनका फिर आगे कमीशन बेस वर्क था कि उनकी एक आ रही थी, क्या उसका नाम है, एग्ज़िबिशन समझ लें, वो फ़िल्म की था, तो वहाँ फिर मैंने काम करना था, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने पैसे बोरो किए अपने घरवालों से, तो तब आपको कैमरे की ज़रूरत महसूस हुई। तब ज़रूरत महसूस हुई कि अब होना चाहिए, ज़ाहिर बात है काम करना है तो होना चाहिए। तो आपने 40D लिया पहले फिर? नहीं, नहीं, फिर लिया था 6D, 60D लिया था। सबसे पहला कैमरा वो लिया था। तो वो भी यूज़ में लिया था? नहीं, नहीं, वो न्यू लिया था, अच्छा, वो नहीं लिया था। वो कितने साल यूज़ किया फिर आपने? तकरीबन 2 ढाई साल यूज़ किया उसको। अच्छा, वो उसके बाद फिर आपने उसके उसका बाद फिर अपग्रेड चल करते रहे, सकते हो। फिर 60D। लेकिन वो हम सॉरी ऐसा था, हुँ। चलते हैं। तो अगर किसी नए शख्स ने, कोई नया बंदा आया है इस फ़ील्ड में, उसने कैमरा लेना है तो उसको क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, नया कैमरा लेने के लिए? मुझसे अक्सर ये सवाल होता है, स्टूडेंट्स जी, करते हैं, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपका बजट क्या है? ओके। क्योंकि ना अक्सर कहते हैं लोग कि शौक दा कोई मोल नहीं, लेकिन ये शौक ऐसा है जिसमें मोल हो तो फिर ही मज़ा आता है, और जिसमें जितना मोल डालते जाए आपको उतना निखार और मज़ा आता जाता है। तो उसमें ये है कि बजट डिपेंड ऑन कर रहा होता है, तो मैं उस हिसाब से फिर गाइड करता हूँ कि इस बजट में ये अच्छा कैमरा आ जाएगा, इस बजट में ये आएगा। बाकी तो बिहाइंड द कैमरा जो बंदा होता है वही वही तो चीज़ होती मेन है। चीज़ होती है। बाकी जो जितने कैमराज़ हैं ना, वो जस्ट क्वालिटी आपको देते हैं, कुछ की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कुछ की क्वालिटी कम है। ये आजकल हम बड़ा सुनते हैं, फुल फ्रेम कैमरा है, क्रॉप सेंसर कैमरा है, और ये आजकल मिररलेस का बड़ा ज़िक्र सुन रहे हैं। हुँ। तो इसमें कौन-सा लेना चाहिए? क्या फ़र्क है इन सारे चीज़ों में, कैमरों में? टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प आउट होती है ड्यू टू करंट सिचुएशन के हवाले से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब मिररलेस, मिररलेस में आप, हाँ, ये क्या फ़र्क क्या है डीएसएलआर और मिररलेस में? क्या है इसमें मेन चीज़? यही आप नाम से ही आपको एक ज़ाहिर हो रहा होगा मिररलेस। जो डीएसएलआर होता है उसमें एक ना रिफ्लेक्ट मिरर लगा होता है लेंस और सेंसर के दरमियान में। तो वो जो मिररलेस कैमरा उसमें से उन्होंने ये मिरर को लेस कर दिया, ख़त्म कर दिए, ठीक है? लेकिन वो ये जो था ना, इसमें आपको जो व्यू फाइंडर से आप देखते थे ना, वो मैकेनिकली देख रहे होते थे। वो ऑप्टिकल व्यू होता था आपका। लेकिन अब जो आप मिररलेस में देखेंगे ना व्यू, जो भी आप व्यू फाइंडर से देखें या स्क्रीन से देखें, वो सारा डिजिटल, डिजिटल इमेज होगा। हाँ, वो डिजिटल व्यू है। ये एक फ़र्क आ गया, और इसकी वजह से एक और भी फ़र्क है कि फ़ोकसिंग फ़ास्ट हो गई है अब। बिल्कुल, तो उसमें एलिमेंट एक कम हो गया तो उसकी वजह से जो है वो एक क्विक फ़ोकसिंग हो गई है, और आपके पास एलिमेंट भी फ़ोकसिंग के ना बढ़ गए हैं कि आप किसी भी पॉइंट पे वो फ़ोकस कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी है, आप आई ट्रैक कर सकते हैं, पहले आपका आई ट्रैक नहीं था। पहले जब आपने फ़ोकस करना होना था, आप आई को अगर देखते भी थे तो नहीं कर पाते थे फ़ोकस। आपका फ़ोकस शिफ्ट हो जाता था डीएसएलआर पे, ठीक है? आप इवन के अगर आपने लो एंगल शॉट लेना है तो आप अक्सर लेट के शॉट लेते थे। अब मिररलेस टेक्नोलॉजी में आप डाउन कैमरा करके तो आप वो शॉट ले लेते हैं, तो ये और क्रॉप सेंसर्स और फुल फ्रेम, ये दोनों डीएसएलआर और मिररलेस दोनों में मौजूद होती हैं ये? हाँ जी, ये दोनों में तो इनमें क्या फ़र्क है? सेंसर का फ़र्क है। एक का सेंसर बड़ा है, एक का सेंसर छोटा है। फिर उसके अलावा सेंसर क्या चीज़ होती है? उससे क्या मुराद है आपकी? पहले के दौर में होते थे नेगेटिव्स। ऑलराइट। वो जो नेगेटिव्स होते थे उसके ऊपर आपकी इमेज बनती होती थी। वो नेगेटिव इन्होंने ख़त्म करके उसकी जगह सेंसर एक दे दिया कैमरे के अंदर। आपकी जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है वो नेगेटिव पे पड़ती थी, वो अब सेंसर पे आती है। तो वो सेंसर पे डिजिटलाइज़ तौर पे उसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं, फोटो डायोड्स, वो इमेज को कन्वर्ट करके लाइट को फिर आपको एक जेपीईजी फॉर्मेट या रॉ फॉर्मेट में आपको वो पिक्चर्स दे देते हैं। तो ये होता है सेंसर। तो अभी आप, ये छोटे साइज़ और बड़े साइज़ का है चक्कर। तो इससे कोई क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ रहा है, क्वालिटी में इमेज की फ़र्क और वीडियो की? क्वालिटी का फ़र्क आता है बेसिकली। अब ये कैमरा कंपनीज़ हैं, अगर वो क्रॉप सेंसर में भी वही क्वालिटी दे दें तो लोग फुल फ्रेम फिर खरीदेंगे ही नहीं, जी, बिल्कुल। ठीक है? तो इसके लार्ज फॉर्मेट का एक चक्कर आ जाता है, फाइल साइज़ बड़ा हो जाता है, फिर विंडो ये समझ लें कि एक छोटी विंडो है और एक बड़ी विंडो है, ये उस तरह से है। फिर ना ज़्यादातर ये मसले आते हैं लो लाइट में। ओके।
अगर आपकी लाइट कम है तो आप अगर क्रॉप सेंसर पे शूट कर रहे हैं तो आपको आईएसओ बढ़ानी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से नॉइस आएगी। फुल फ्रेम के ऊपर जब आप आईएसओ बढ़ाएँगे तो काफ़ी लेट जाके नॉइस आएगी। यहीं से तो इस तरीके से आती है, जो हल्की-हल्की ग्रेन्स आ जाते हैं ब्लू लाइट, हल्के से जो ग्रेन आते हैं वो वो उसको सब आप में। अच्छा, ये होता है। तो अभी आप यानी प्रेफ़र करते हैं कि आजकल के ज़माने में किसी ने अगर कैमरा खरीदना है, तो वो मिररलेस कैमरा खरीदे और फुल फ्रेम कैमरा खरीदे और उसका बजट उसको परमिट करता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंपनीज़ हैं ना जो कंपनी, उन्होंने ना कुछ मिररलेस में क्रॉप बॉडी कैमराज़ भी ऐसे बनाए हुए हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जो स्पोर्ट्स के लिहाज से उन्होंने डिज़ाइन किए। बेसिकली ना हर कंपनी ने कैमराज़ के डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो डिफरेंट फ़ील्ड के हिसाब से बने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चूज़ करना है कि आप किस फ़ील्ड को जॉइन अच्छा करना मुझे एक और क्वेश्चन ज़हन में आ गया, ये क्या कैमरे का मॉडल भी मैटर करता है अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए? बता जैसे कैनन है, नाइकन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सोनी है और भी कैमराज़ हैं। मैटर करता है। अब देखें, हर एक की ना एक इमेज प्रोफ़ाइल है। ओके, तो आप अगर कैनन के और जितने भी कैमराज़ हैं सबको एक सेटिंग पे रख के शूट करेंगे, सबकी आपको इमेज डिफरेंट मिलेगी। क्योंकि हर कंपनी का अपना एक ना कलर प्रोफ़ाइल है। वो जो कलर प्रोफ़ाइल आपकी है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है अब आपकी ओन चॉइस पे, कि आपको वो कौन-सी कलर प्रोफ़ाइल पसंद है। तो आप तो फ़ोटोशॉप भी बड़ा सिखाते रहे हैं, सीखा भी हुआ है आपने, तो कलर फ़िल आप लेटर ऑन जाके इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने को तो कर सकते हैं, लेकिन हो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको क्विकली चीज़ें करनी है। अगर आपने तो पोस्ट को ध्यान में रख के करना है तो फिर तो कैमराज़ में आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। सम टाइम आप चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए और जो कलर हैं वो नेचर के हिसाब से जो आपकी आई देख रही है वैसे मिलें, तो वो भी है। फिर एक चीज़ और भी मैंने जो नोट की है ना, कुछ कैमराज़ में आप वो शार्प तो आपको इमेज देते हैं लेकिन स्किन टेक्सचर नहीं देते। आपको तस्वीर अच्छी मिलेगी, आपको नज़र आएगा शार्प है, लेकिन ना पोर्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको नहीं ये आजकल लेंसेज़ का भी बड़ा शोर है, तो लेंस भी मैटर करते हैं, ज़्यादा मैटर लेंस ही कर रहा हूँ। ज़्यादा मैटर लेंस करते हैं। अच्छा लेंस हल्की बॉडी पे लग के आपको ये अच्छी इमेज दे सकता है, लेकिन हल्का लेंस अच्छी बॉडी पे लगेगा तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। दैट मीन्स कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप लेंसेज़ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी को ज़्यादा मद्देनज़र रखें। काफ़ी फेमस फोटोग्राफर जो हैं वो कहते हैं अच्छा लेंस वंस इन अ लाइफ ही बाय किया जाता है। ओके, तो वो बार-बार बाय नहीं किया जाता अनटिल अनलेस डैमेज ना हो जाए, गिर ना जाए या उसकी कोई ऐसी अपडेट ना आ जाए जो ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपने देखा होगा मोस्टली लेंसेज़ काफ़ी सालों से वही चीज़ चल रही है, उनकी वही बिल्ड वही है। हाँ, अब जो मिररलेस टेक्नोलॉजी आई है कैनन में, वो अब उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की है, पहले डिफरेंट थी। अदरवाइज़ वो लेंस वही है जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2004 में बने हैं, तो वो अभी तक वही चल रहे थे। तो आपका मतलब ये है कि लेंस आपके जो से हैं वन्स फॉर अ लाइफ आप लें, उन पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और बॉडी अपग्रेड होती रहती है। अब 1 साल में आज फॉर एग्ज़ाम्पल सोनी है या कैनन का कोई मॉडल आया है, नेक्स्ट ईयर उनका नेक्स्ट मॉडल आ जाएगा। तो वो उस लेकिन लेंस नहीं वो लेंस नहीं आता है ऐसे बार-बार के जी अगले साल कोई नया लेंस आ गया, उससे अगले साल उसका कोई नया मॉडल आ गया, ऐसे नहीं होता। अच्छा शोएब, ये फ़ोटोग्राफ़ी जिनसे होती है, इसमें लाइटिंग का बड़ा सबसे मेन है ही लाइट। असर होता है। तो आप कैसे अप्रोच करते हैं कि अगर आपने इंडोर शूटिंग करनी है और आउटडोर शूटिंग करनी है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं लाइट को इंडोर में और आउटडोर में? जैसे इसमें सिंपल एक आपको एक ना एक्सपेरिमेंटल चीज़ बताता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कोई इवेंट्स वगैरह आते हैं, किसी फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया जाता है, वो वक़्त से पहले आ जाता है। ओके, वो वक़्त से पहले जो अक्सर जाते हैं, वो जाके वहाँ की लाइट कंडीशन देख लेते हैं कि किस जगह लाइट ज़्यादा अच्छी है। या अगर कोई लाइट सेटअप अपने लेके गए होते हैं, तो फिर वहाँ जाके वो लाइट सेटअप कर लेते हैं कि जी यहाँ हम बैकग्राउंड और लाइट को मैनेज करके तो एक अच्छी इमेज बना लेंगे। तो वो जो आप फ़ोटोग्राफ़र और एक आम बंदे में यही फ़र्क है कि वो लाइट को देखता है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर लाइट कैसे पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कैमरा बना क्यों था बेसिकली आँख के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना था कि हमारी आँख जिस तरीके से देख रही है, वैसे ही अल्लाह ताला ने हमारी आँख में जो मेगापिक्सल 500 प्लस दिया हुआ है और हमारी आई की डायनामिक रेंज भी इतनी अच्छी है कि हम सूरज में भी देखेंगे तो हाईलाइट में डिटेल नज़र आएगी, शैडोज़ में भी आएगी। अब लेकिन जो ये कैमराज़ हैं ये अभी वहाँ उस लिमिट तक नहीं पहुँच सकते। नहीं पहुँचा। उसके पास जाने के लिए इंसानी आँख तो पता नहीं कितने गीगापिक्सल की होती 500 प्लस मेगापिक्सल 500 प्लस मेगापिक्सल की होती है और कैमरा अभी तक 450-60 मेगापिक्सल 60 या मैक्सिमम 100 तक पहुँचे हैं। पहुँचे हैं अभी तक। ठीक है, तो डायनामिक रेंज है, एक हाई डायनामिक रेंज आती है जो आजकल ना मुख्तलिफ मोबाइल कैमराज़ में आई हुई है। तो एचडीआर जिसे कहते हैं, तो वो जैसे आईफ़ोन का कैमरा मोबाइल है, उसमें आपको वो कुछ इमेज बेहतर बना के दे देता है कि हाइलाइट में भी डिटेल आ जाती है, शैडोज़ में भी आ जाती है।
तो वो इस तरीके से जैसे ये तो आपने मुझे बता दिया कि इंडोर में आप इवेंट पे कहीं जा रहे हैं तो आप पहले चले जाते हैं और आप जहाँ पे अच्छी लाइट हो वहाँ पे आप उन जगहों को स्पॉट कर लेते हैं कि जहाँ पे हम इवेंट करेंगे, ये या अगर स्टेज में कम लाइट है तो आप वहाँ अपनी लाइटिंग सेटअप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप कर लेते हैं मैटर। अगर आप आउटडोर शूट करना पड़ जाए अगर आपको, तो आउटडोर में भी अपना सेटअप लेके भी जाना पड़ता है। समटाइम आप बहुत सी चीज़ों को आउटडोर में ज़्यादा टफ होता है, देखना पड़ता है। लाइट्स लेके जानी पड़ती हैं, डिफ्यूज़र लेके जाने पड़ते हैं। तो वो डिफ्यूज़र हम सन अगर हमें सनलाइट में ही शूट करना है वो तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट में रहती है सनलाइट, तो इसलिए डिफ्यूज़र यूज़ किया जाता है। डिफ्यूज़र भी यूज़ किया जाता है, तो ये तो डिफ्यूज़र जो होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े डिफ्यूज़र होते हैं, कोई 20-20 फुट के या इस तरीके से होते हैं। वो उनको फिर हम लगाते हैं स्टैंड्स के ऊपर, फिर सन की लाइट उससे पास आउट होके सब्जेक्ट के ऊपर आती वो डिफ्यूज़ होके है। फिर वो अच्छी हो डिफ्यूज़ जाती है। फिर उसको हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स? मतलब कि अगर आप फ़ोटोग्राफ़र हैं या यंग लोग आ रहे हैं इस फ़ील्ड में, हुँ। वो जब वो फ्लैश यूज़ करते हैं या एक्सटर्नल लाइट यूज़ करते हैं तो उनकी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? जिससे अब पिक्चर इतनी अच्छी नहीं आती, कलर्स इतने अच्छे नहीं आते और बड़ी ये हार्ड सी फीलिंग आती है पिक्चर्स को देख के, असल वो क्या मिस्टेक होती है? असल मसला पता क्या है? ये जब से आया है ना डिजिटल, और डिजिटल आने के बाद मिररलेस टेक्नोलॉजी आई है। ये इमेज को शूट करना बहुत आसान हो। ओके। पहले होता था ना जब नेगेटिव होता था आपको पता ही नहीं होता आपने शूट क्या किया है। जब 36 की फ़िल्म रोल होता था तो और आपको सबसे हर चीज़ पहले सेट करनी पड़ती थी आपको। सेट करने के बावजूद जब डेवलप होता था तो फिर पता चलता था कि ये आधी क्या हो तेज़ आया होगी। सारी ज़ाया भी हो गई, चली रोल चला ही नहीं, ये नहीं हो। अब ये है कि अब एक क्लिक करते हैं आपको पता चल जाता है कि क्या आया है, ठीक है? तो उसमें जो थोड़ा सियाना होगा वो उसको एडजस्ट करके तो वो क्या उसका नाम है वो सेटिंग कर लेगा। मसला ये हुआ है कि जितनी आजकल नई जनरेशन आई है ना, उन्होंने सीखा नहीं। थोड़ा बहुत पता चला है, तो जिसकी वजह से कैमरा पकड़ा और अपने आप को फ़ोटोग्राफ़र समझ बैठे। फ़ोटोग्राफ़र। अगर आप देखेंगे ना जो कोई पुराने फ़ोटोग्राफ़र उन्होंने लाइफ़ एक पूरी स्पेंड की है इसके ऊपर। अगर वो एक क्लिक कर रहे हैं, कंपोज़िशन मैटर करती है, लाइट मैटर करती है, लाइट को यूज़ करना, फ्लैश को यूज़ करना बड़ा एक टेक्निकल काम है टेक्निकल का। और अक्सर मैंने देखा है लोग सीधी फ्लैश मार रहे होते हैं, तो वो क्या सही तरीक़ाकार होता है? मैं वही तो बता रहा हूँ, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब आई डोंट नो कि अगर कोई सीधी फ्लैश मार रहा है, वो क्यों मार रहा है, ये तो उसको बेहतर पता है, ओके। ठीक है? लेकिन अगर फॉर जनरली यूजुअली अब मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ अक्सर फ्लैश। जब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास छत नहीं है या लाइट नहीं है, तो मैं उसको इस तरीके से बाउंस करके या उसको थोड़ा रिफ्लेक्ट करके लाइट को सब्जेक्ट के ऊपर करता हूँ कि कम से कम नज़र तो आए। और ये आजकल एक ऑन चॉइस भी है। अब कुछ लोग कहते हैं हमें अवेलेबल लाइट के अंदर ही जो चाहिए, चाहिए। बिल्कुल राइट। अब ज़रूरी नहीं है अवेलेबल लाइट के अंदर आपको हर एक इमेज अच्छी मिले। लाइट की ज़रूरत पड़ती है। आजकल हॉल में बड़ी कलरफुल लाइट्स होती हैं और कभी लो भी होती है लाइट, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता कि आप विदाउट अपनी लाइट सेटअप से या फ्लैश से मैं वही तो आप बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस आप ले लेंगे तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है? फिर अच्छे लेंस डेफ़िनेटली यूज़ हो रहे होते हैं। और लोग 50 या 35 1.4 चलिए आप लो लाइट में काम कर रहे हैं, लाइटिंग कंडीशंस बड़ी कम है हुँ। और आपको शार्प इमेज भी चाहिए, तो आपकी क्या टेक्नीक होगी? सबसे पहले मैं अपर्चर को डिसाइड करूँगा कि मेरा अपर्चर क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं अपर्चर ज़रा बता दें, वो भी हमें बता दें क्या होता है? अपर्चर बेसिकली ना लेंस के डायमीटर की ओपनिंग होती है, ओके। ठीक है? वो कितना ओपन है और कितना नैरो है। हुँ, अब ये क्लोज़ नहीं होता, अक्सर लोग कहते हैं इसको बंद कर दो, अपर्चर बंद करो, अपर्चर बंद हो नहीं सकता। ओके। वो नैरो होगा, कम ओपन होगा या ज़्यादा ओपन होगा। तो इस लेंस के अंदर जब लाइट पास आउट होती है, लेंस के थ्रू आती है। हुँ, तो जितना लेंस ये डायमीटर ओपन होगा, उतनी लाइट ज़्यादा एंटर होगी, जितना ये कम ओपन होगा, उतनी कम लाइट एंटर होगी, जितना कम ओपन होगा उतनी कम लाइट एंटर जितना ज़्यादा ओपन होगा, उतनी ज़्यादा। ये समझ लें कि एक जैसे विंडो है, अ, जितनी ज़्यादा ओपन है, तो तो उसमें से लाइट जितना ज़्यादा ओपन होगा तो वही लेंस की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, वो डिपेंड लेंस की कैपेबिलिटी पे करता है, वो आपने जो लिया है, वो लेंस कितना मैक्सिमम ओपन हो सकता है। ओके। ऐसा नहीं है कि आपका लेंस है 1.8 मैक्सिमम अपर्चर वाला और आप कहें ये 1.2 क्यों नहीं हो रहा? अच्छा। तो वो लेंस 1.2 के लिए आपको लेंस भी वही अपर्चर वाला लेना पड़ेगा। ओके। तो ये कंपनीज़ क्यों नहीं बनाती ये लेंस जो होते हैं? सारे 1.2 बना दें या 1 बना दें, पूरा उसको खोल दें अपर्चर को, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली टेक्निकली? नहीं तो पॉसिबल है, अब बने हुए हैं लेंस। अब 85 एमएम 1.2 भी है, 85 में 1.4 भी है, 85 1.8 भी है। होता ये है कि जितना ये ज़्यादा अपर्चर वाला लेंस ओपनिंग वाला मिलता है, वो उतने एक्सपेंसिव होते हैं। अब ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैनन का 85 1.2 आरएफ देखें, जो पाकिस्तानी इस वक़्त 7-8 लाख है। हाँ, खाली लेंस ही वो इतना ही है।
वो बहुत रेयर है कि कोई बाय करेगा, ठीक है। फिर 1.4 है, वो इससे थोड़ा सस्ता होगा, 1.8 उससे सस्ता होगा। तो ये इस आपका मतलब है कि अगर आपने लो लाइट में काम करना है और शार्प इमेजेस लेने हैं तो आपके पास लेंस अच्छा होना। लेंस अच्छा होना चाहिए जिसका अपर्चर मैक्सिमम आप ओपन कर सकें, लाइक 1.2 1.4। और उसके अलावा क्या चीज़ें मद्देनज़र रख सकते हैं आप? सेकंड आपके पास शटर स्पीड आ जाती है, ओके। ठीक है। अब शटर स्पीड भी लाइट को कंट्रोल करती है, जैसे अपर्चर कर रहा है इसी तरह शटर स्पीड भी कर रही है। अब जितनी शटर स्पीड फास्ट होगी उतनी लाइट कम आएगी, जितनी शटर स्पीड स्लो होगी उतनी लाइट ज़्यादा आएगी। अब ये डिपेंड करता है जो आप शूट लो लाइट में क्या कर रहे हैं। अगर तो कोई ह्यूमन सब्जेक्ट है जो मूविंग में है, तो आपको फिर एक लिमिट तक शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 1/100 या 1/125, इससे नीचे आप शटर स्पीड को नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज़ ब्लर हो जाएगी। अच्छा, ये समटाइम्स आपकी तस्वीरें पीछे से बैकग्राउंड ब्लर होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है और वो क्या है? उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? ये 3 तरीकों से आती है डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके। एक तो अभी जैसे लेंस की बात की हमने, अपर्चर की, हुँ, एक तो वो है। हुँ, जितना ज़्यादा अपर्चर ओपन पे आप काम करेंगे उतनी आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। ओके। यानी कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, बैकग्राउंड ज़्यादा आपको ब्लर मिलती है। सब्जेक्ट के फ्रंट और सब्जेक्ट से बैकग्राउंड जो होती है ना, वो ज़्यादा ब्लर होती है। ज़्यादा से इवन कि ये ऐसा भी हो सकता है कि आप आँख को फ़ोकस किया है तो आपका नाक ब्लर हो जाए, हुँ, हुँ। कान ब्लर हो जाए, ठीक है? ये एक चीज़ होती है। जितना भी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होता है ये। हाँ जी। इसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन आती है आपके पास फोकल लेंथ। हुँ, हुँ। अब फोकल लेंथ ये होती है कि जो आपका जितने एमएम का लेंस होता है आपका, जितना ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस होगा उतनी आपको ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। जितना आपके पास वाइडर फोकल लेंथ वाला लेंस होगा उतनी आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, ठीक है? बेशक अपर्चर आपने सेम रखा हो। थर्ड फिर आ जाता है आपके पास डिस्टेंस, सब्जेक्ट से कैमरे का डिस्टेंस कितना है। हुँ, अगर आप कम डिस्टेंस पे शूट कर रहे हैं तो उससे भी आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। जितना आप दूर से शूट करेंगे उससे आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। ओके। तो ये एक 3 चीज़ें हैं जो आपके अपर्चर पे ये डेप्थ ऑफ फील्ड पे इफ़ेक्ट करती। कंपोज़िशन के बारे में कुछ बताएँ कि कंपोज़िशन क्या होती है और एक अच्छी कंपोज़िशन कैसे अचीव की जा सकती है? एक कैसे पिक्चर्स ली जाए कि वो हर देखने वाले को वो अपील करे, वो पिक्चर? इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक दफ़ा अपना उस्ताद के साथ गया था सवात वाली साइड पे, नॉर्दर्न एरिया में ना, वो लैंडस्केप शूट करने गए थे। मैं भी एक कैमरा किसी से बोरो करके लेके गया था साथ। तो मैं ना, मुझे उस वक़्त कंपोज़िशन का आइडिया नहीं था कि कंपोज़िशन भी कुछ होती है। मैं अपनी तरफ से शूट कर रहा था कि मैं ये देख के शूट कर रहा था कि ये एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, ये व्यूअर को भी अच्छी लगेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैंने कुछ इमेजेस शूट की। और जब बाद में आके मैंने, जब मुझे थोड़ी स्टडी की कि कंपोज़िशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देखा तो वो किसी न किसी रूल को फ़ॉलो कर रही थी। हुँ, जैसे एक सबसे मेन बड़ा फ़ेमस रूल है, रूल ऑफ थर्ड। ओके। रूल ऑफ थर्ड पे अब तस्वीर आप जब इमेज बनाते हैं तो आपकी आई को वो ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट कर रही होती है। और थर्ड भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स को ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। बताता हूँ मैं उसके हवाले से भी। असल में ना काफ़ी ज़्यादा कंपोज़िशंस के रूल्स हैं। ऑलराइट, अगर आप देखें तो 15-20 आपको रूल्स मिल जाएँगे ऐसे। 15-20 रूल हैं। हाँ जी, जो मुख्तलिफ लोग इसको ना वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जो मेन है ये रूल ऑफ थर्ड आता है। अक्सर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखें, इंटरव्यूज़ में भी देखें, लोग इसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं। ऑलराइट, ये बेसिकली जो आपका फ्रेम होता है ना, जो आप शूट कर रहे हैं, उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता 9 इक्वल पार्ट्स हैं। है, ठीक है? और जहाँ वो पार्ट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना, क्रॉस हो रहे होते हैं, वो जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके आई कैचिंग पॉइंट कहलाते हैं। आई कैचिंग, ऑलराइट, तो आपने अपना जो सब्जेक्ट है, वो उसको उन पॉइंट्स के ऊपर रखना है। ओके। तो आई कैचिंग वो ऑटोमैटिकली आई पे अपील करेगा, वो खुद ब खुद अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी साइड पे नेगेटिव स्पेस लिया ना, फिर भी वो आपको सही लगेगी, ऑलराइट, आपको बैलेंस नज़र आएगा। हुँ। तो ये एक ऑटोमैटिकली अल्लाह ताला ने आँखों में एक सिस्टम दिया हुआ है कि वो उनके ऊपर वो चीज़ें आती एक तो रूल ऑफ थर्ड हो गया और भी कोई कंपोज़िशन के गोल्डन रूल ऑफ 15-16 हैं। फ्रेम इनटू फ्रेम रूल है, ओके। फिर आपके पास आ जाता है एरियल व्यू आ जाते हैं, फिर क्या उसका नाम है, लीडिंग बर्ड आई लाइन्स व्यू, फिर ये लीडिंग लाइन्स, टेक्सचर पर इस तरीके से ये चीज़ें आ जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं, लेकिन ये है कि मेन इसके ऊपर लोग फ़ोकस करते हैं। फिर फ्रेम इनटू फ्रेम होता है, लीडिंग लाइन्स। आप अब लीडिंग लाइन्स में ये है कि लाइन बेसिकली आई को लीड कर रही है। ओके, तो आपने एक फ्रेम के अंदर जब आप लाइन्स को देखेंगे, हम उसको देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी आई उस तरफ ट्रैवल करेगी। तो आप अपने सब्जेक्ट को एनहांस करने के, उसके ऊपर फ़ोकस करने के लिए उन चीज़ों को यूज़ करेंगे। हुँ, हुँ।
कि और फ्रेम इनटू फ्रेम उसमें क्या होता है? फ्रेम इनटू फ्रेम में अब ये है कि एक फ्रेम तो वो है जो आप शूट कर रहे हैं, फिर एक नेचुरल फ्रेम्स आपको मिलते हैं अंदर, जिसमें वो होता है विंडोज़ हो जाती है, आर्चेज़ आ जाती है, कोई होल है अंदर, ठीक है? उनके थ्रू आप एक इमेज को देख रहे हैं, तो वो एक एम्फसाइज़ हो जाता है आपका सब्जेक्ट के ऊपर कि वो क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। वो इस तरीके फिर सिमेट्रिकल व्यूज़ हैं, फिर एसिमेट्रिकल है, फिर और भी चीज़ें अंदर आ जाती हैं। हाँ जी, शोएब काफ़ी हमने कैमरास के वाले से भी सीख लिया, लेंसेज के बारे में भी सीख लिया हमने, कंपोजिशन के वाले से भी बात हो गई और टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हमने कैमरा के देख लिए। आपने एक पिक्चर ले ली है हुँ। और या वीडियो बनाई है, व्हाटएवर यू हैव डन योर वर्क, उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग करना ज़रूरी होता है पिक्चर की? ज़रूरी है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? लेकिन सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे आ गए हुए हैं। अगर मैं इसको पोस्ट की बात करूँ ना, तो जब नेगेटिव का दौर था, तब भी ये पोस्ट वाला काम होता। ओके। हम लोगों को आइडिया नहीं ना, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में जो अभी नई जनरेशन आई है, उनको तो उन्होंने पता वो नहीं। कैमरा देखे नहीं होंगे या हाँ, सुना भी नहीं होगा उनका। उनको पता, उनसे आप पूछेंगे ना रोल का पता है, फ़िल्म रोल का, उनको इसका भी नहीं पता होगा। तो उस दौर में भी ये चीज़ें होती थीं, उस दौर में इसको बर्निंग, डॉजिंग के थ्रू चीज़ों को लाइट और डार्क किया जाता था, और प्रोसेसिंग के दौरान ही किसी को ब्राइट करना है। अगर बाय चांस अंडर एक्सपोज़ शूट हो गया है, तो उसको आपने ब्राइट करना है, तो वो लाइट के थ्रू ही पास आउट करके टाइम ज़्यादा दे के उसको ब्राइट किया जाता था, ठीक है? तो इस तरह के प्रोसेस चलते थे। कलर्स का भी होता था उस वक़्त कि क्या कौन-सा कलर ज़्यादा कम ज़्यादा करना है, ये भी उस वक़्त होता था। तो ये चीज़ें थी। अब इसका सबसे मेन सॉफ्टवेयर तो एडोब फ़ोटोशॉप है। ओके, फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। फ़ोटोशॉप होता है बस। मोस्टली उस फ़ोटोशॉप में पिक्चर को ले जाके आप क्या काम करते हैं? उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी मेन मैनिपुलेशन। चीज़ें जो होती हैं वो 2-3 हमें बता दें। देखिए, कलर्स उसके सेट कर सकते हो, व्हाइट बैलेंस है उसका, वो सेट कर सकते हैं, एक्सपोज़र सेट व्हाइट होता है। बैलेंस का भी बता दें ज़रा, हमारे नाज़रीन जिनको नहीं पता वो क्या चीज़ होती है? अब देखिए, व्हाइट बैलेंस बेसिकली, अब नाम तो उन्होंने व्हाइट को बैलेंस करने का रखा हुआ है। हाँ। जो लाइट है वो व्हाइट, उसका ना बैलेंस हो जाए। होता ये है कि अक्सर आप जब शूट करते हैं, तो एक जितनी भी हमारी लाइट्स हैं जो आर्टिफिशियल चल रही है या नेचुरल है, इनका एक ख़ास कलर टेम्परेचर है, जो हमने जो भी कपड़े पहने हुए हैं या जो भी चीज़ें उनके ऊपर, उसका ना कलर्स का ना इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो हमने उसको बैलेंस करना है कि वाइट वाइट नज़र आए, ब्लैक ब्लैक नज़र आए, जो कलर्स हैं उनको एक्यूरेट करना है, ताकि अगर आप प्रोडक्ट शूट भी कर रहे हैं और आपने क्लाइंट को दिखाना है, मार्केटिंग करनी है, वो जो चीज़ है वही आगे मार्केट की जाए, इसलिए उसको बैलेंस करना पड़ता है वाइट। अच्छा, मैं एक बातों-बातों में एक और बात ज़हन में आ गई, आपने प्रोडक्ट शूट का नाम लिया है। हम्म। तो क्या वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी, प्रोडक्ट शूट या कोई फ़ैशन शूट के लिए डिफरेंट कैमराज़ और डिफरेंट लेंसेज़ चाहिए होते हैं? या कि सेम कैमरा से आप सारे काम कर सकते हैं? करने को आप सेम कैमरा से सारे काम कर सकते हैं। ओके, लेंसेज डिफरेंट होते हैं। अब प्रोडक्ट अगर आप शूट कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप वाइड एंगल लेंस से नहीं प्रोडक्ट शूट कर सकते, ओके। क्योंकि डिस्टॉर्शन आएगी। वाइड एंगल मीन्स के यानी कि फॉर एग्जांपल 35 पे आप प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं, तो अगर आप क्लोज़अप उसका लेना चाह रहे होंगे, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी इमेज आपकी, यानी कि एक साइड से बड़ी हो जाएगी, एक साइड से ज़रा हमें ये भी बता दें जो कि जैसे लीक किस्म के बनने के 35 mm, 12 mm ये क्या चीज़ें अब हैं? जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप सेल्फी ले रहे हैं, तो जब सेल्फी हम लेते हैं इस तरीके से, तो क्लोज़अप लेते हैं, तो ये जो सेल्फी ले रहा होता है उसका मुँह बड़ा होता बताओ है, ज़रा। बाकी छोटे हो जाते हैं, ये एक तरह की डिस्टॉर्शन आती है। ये डिस्टॉर्शन होती है। हाँ, और प्रोडक्ट में जब आपने दिखाना, तो जो आपकी एक्चुअल चीज़ है आपने वही दिखानी होती है। इसलिए हमारे पास जो लेंसेज़ है ना, उसके अंदर भी वैरायटी है। वाइड एंगल से ये टेलीफ़ोटो की तरफ जाते हैं, और ये 8 से 7 8 से शुरू होते हैं, ये 4000 2000 तक जाते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है इसमें, ये से क्या मुराद होती है आपकी ये? बेसिकली ये डिग्री है ना, आपके कितनी डिग्री पे आप एक व्यू देख रहे हैं। जैसे हमारी एक आँख है, हमारी आँख एक ख़ास व्यू डिग्री पे देख रही है, ठीक है? इसी तरीके से कैमरा में भी होता है कि कैमरा में भी आप, अगर आपने 180 डिग्री पे कुछ चीज़ दिखानी है, तो उसके लिए ख़ास लेंस है, जैसे 7 8 इस तरह के लेंस जो है उसमें यूज़ करेंगे, तो वो आपको पूरा 180 डिग्री पे शूट दिखाएगा। ऑलराइट, जिस तरीके से ये बढ़ते जाएँगे, आपका व्यू कम होता जाएगा। ऑलराइट, ठीक, मैं समझ गया। व्यू ज़्यादा है, व्यू कम होता जाएगा। तो वो इस तरीके से है, वो फिर चीज़ें उस तरीके से बैक टू द एडिटिंग, हुँ। तो हम एडिटिंग की बात कर रहे थे कि आपने कहा सबसे पहले हम एक्सपोज़र सेट करते हैं, व्हाइट बैलेंस अगर सेट करना हो, तो ये क्या हम पहले नहीं कर सकते पिक्चर खींचते वक़्त एक्सपोज़र उस वक़्त व्हाइट भी बैलेंस? कर सकते हैं, ऑलराइट, आप उस वक़्त भी कर सकते हैं, काफ़ी टेक्नीक्स हैं। बेसिकली समटाइम ऐसा होता है, जैसे आप वेडिंग शूट करने जा रहे हैं, तो वहाँ डिफरेंट लाइट कंडीशन है, तो टाइम भी शॉर्ट होता है उसमें। तो आपको फिर वहाँ
इतना मेहनत करेंगे टाइम वो मोमेंट चेंज हो जाएँगे। तो उन उस सिचुएशन में आप फिर बाद में कर लेते हैं। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट और फैशन शूट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में ही अपने कलर बैलेंस को सारा सेट कर लेते हैं कर क्योंकि आपने एक ही सिचुएशन में एक ही लाइट कंडीशन में शूट करना होता है, तो आप लाइट को बैलेंस कर लेते हैं पहले। मैंने आजकल पिक्चर्स देखी हैं अगर आप देखें इंसान की पोर्स होती हैं हर कुछ पिक्चर्स देखें तो वो बिल्कुल मुलायम हुई होती हैं और बड़ा एक आर्टिफिशियल लुक आ रही होती है। तो वो भी हम पोस्ट प्रोसेसिंग में ही सारा पोस्ट में काम ही होता है, पोस्ट में ही होता है, होता है। ठीक है? वो होता यही है कि रीटचिंग, फेस की रीटचिंग आती है, उसमें भी काफ़ी टेक्निक्स है। तो कुछ मतलब हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, कोई अनवांटेड एलिमेंट्स भी रिमूव कर सकते हैं, सारा कुछ जो सा वो वो फ़ोटोशॉप में ही सारा कुछ आप करते हैं। वो हाँ जी, इसी तरीके से। अब वो काफ़ी टेक्निक्स आ गई हुई हैं, समटाइम आप स्किन को इस तरीके से रीटच करते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि वो आपने रीटच भी किया हुआ है। नाज़रीन हम वैसे शोएब से जनरल अभी बातें कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम एक पूरी सीरीज़ चलाएँगे और जो हर चीज़ है कैमरा के हवाले से, टेक्निकलिटीज़ के हवाले से और एक पूरा हम लर्निंग कोर्स भी रखेंगे कि आपने अगर कोई अच्छी पिक्चर्स लेनी है, कौन सा आप कैमरा लें, कौन से लेंसेज़ लें, आपके इस बजट में ये चीज़ आपको सूट करती है और पूरा हम एक कोर्स डिज़ाइन करके 2-3 सेशंस करेंगे शोएब के साथ। तो वो भी सून हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तो शोएब जैसे बंदे नॉलेजफुल बंदों से ये नॉलेज लेना एक हमारे लिए बड़ा बाइस-ए-सद इफ्तिखार होगा कि हम इनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। तो नाज़रीन इससे है कि ये हमारा गुफ्तगू जारी है शोएब के साथ और हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएँगे कि आपने क्लाइंटेज कैसे हासिल करनी है, अगर आप वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं या प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़र हैं या आप किसी और भी फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं तो अपने क्लाइंट कैसे हासिल करने हैं और कौन सी कैमरास जो हैं या लेंसेज आपको चाहिए होंगे, कौन सा लाइटिंग इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।